हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ योर होम्स स्किल्स बाय मानसी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 8 इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर से। ठीक है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे और खूब हेल्दी और फिट होंगे। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आपने पीछे का वाला रिवाइज़ कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। नहीं किया तो मैं करा देती हूँ अभी। तो देखो हमने पहले क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में, फिर हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टीज़ कोलोइडल सॉल्यूशन की, फिर हमने पढ़ा था उसका क्लासिफिकेशन कि हमने उसको 7 ग्रुप्स में बांटा था। ठीक है, जो कि अभी आपको दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये आपका 11th 12th हायर क्लासेस सब में यूज़ होने वाला है, तो बहुत ध्यान से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो दिल थाम के बैठ जाओ जल्दी से। अब स्टार्ट होने वाला है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि ये ऐसा अमाउंट है सॉल्यूट का जो प्रेजेंट है इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। जैसे कि आप लैब में जाते हैं, प्रैक्टिकल करने के लिए जाते हैं, मैडम क्या करती है, एक सॉल्यूशन दे दिया आपको और आपको पता लगाना है इसके अंदर कि इस सॉल्यूशन के अंदर NaCl कितना प्रेजेंट है। तो अभी आप यहाँ क्या पता लगाने वाले हैं, उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पता लगाने वाले कि एक्चुअल में उस सॉल्यूट का यानी कि उस NaCl का अमाउंट कितना प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन में, यानी कि जो गिवन क्वांटिटी आपको दी गई है ना उस सॉल्यूशन की, उसके अंदर कितना अमाउंट प्रेजेंट है उस सॉल्यूट का। तो ये बतलाता है आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और इसको अगर हम डेफिनेशन की फॉर्म में देखना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर सपोज़ वो जो सॉल्यूशन देती है मैडम आपको वो 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, तो आपको पता लगाना है ग्राम्स में ही वो सॉल्यूट कितना प्रेजेंट होगा, वो सॉल्यूट ग्राम्स में कितना प्रेजेंट होगा, ग्राम्स में ही निकालना है आपको। वो 100 ग्राम्स का सॉल्यूशन देंगी, आपको 100 ग्राम्स में ही निकालना है कि वो सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है। तो वो क्या होगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला लिखा है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, एक मिनट में जूम कर दूँ उसको, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये आ गया आपका कंसंट्रेशन। और मैंने आपको मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना ही बतलाया था कि सॉल्यूशन किन किन चीज़ों से मिलके बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर सॉल्यूशन बनता है। तो इसके ऊपर एक फार्मूला कर लेते हैं ये वाले फार्मूले पे। तो देखो न्यूमेरिकल आपके पास ये है कि एक सॉल्यूशन दिया गया है और आपको ये बताया गया है कि इसके अंदर 30 ग्राम शुगर मिली हुई है। किसके अंदर मिली हुई है, 370 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। तो दो चीज़ें हमें दे दी गई हैं और आपको निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमें पहले ये देखना है कि हमें दिया क्या गया। दिया गया हमको 30 ग्राम शुगर, यानी कि हमें सॉल्यूट दिया गया है, और डिज़ोल्व किसके अंदर है, वाटर के अंदर, यानी कि ये क्या है, सॉल्वेंट है। तो यानी कि हमें मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट हमें दे दिया गया है। तो हमें देखना है अब कि फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट क्या है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आपको मास ऑफ सॉल्यूट होना चाहिए आपके पास और मास ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं मास ऑफ सॉल्यूशन तो है ही नहीं। फिर हमें याद आता है कि मास ऑफ सॉल्यूशन का दूसरा फॉर्मूला है, मतलब एक फॉर्मूला है जिसमें हम सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास सॉल्यूशन का मास आ जाता है। तो वही करना है आपको, ऐड कर देना है दोनों को। तो हमारे पास आता है 400 ग्राम, ग्राम में होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट सारी वैल्यूज़ को उठाकर इसमें पुट कर दो और उसके बाद आपका ये आंसर आ जाएगा 7.5% बाय मास, यानी कि 7.5% आपका
प्रेजेंट है वाटर के अंदर, ठीक है। ये परसेंटेज बाय मास है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट आपका आता है, देखो ये एक स्टार पॉइंट है, और स्टार पॉइंट की खासियत ये है कि ये भी लैब में टर्म्स इस्तेमाल होंगी, तो आपको ध्यान रखनी है कि डाइल्यूट का मतलब क्या होता है। डाइल्यूट का मतलब होता है कि अगर आपका सॉल्यूट किसी सॉल्यूशन के अंदर कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, उसकी क्वांटिटी कम है, तो उस सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट बोलेंगे। अगर वही सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है सॉल्यूशन में, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड, ठीक है। नेक्स्ट नोट पॉइंट ये है कि जो सॉलिड सॉल्यूट लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व किया गया है ना, उसको देन वी कंसिडर मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन कैलकुलेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हम मास परसेंटेज का इस्तेमाल करेंगे, सॉल्यूट की मास परसेंटेज का इस्तेमाल करेंगे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सॉलिड सॉल्यूट है। हम सॉलिड को लिक्विड में डिज़ोल्व कर रहे हैं, तब हम मास परसेंटेज निकाल रहे हैं सॉल्यूट की, यानी कि हम मास परसेंटेज कंसिडर करेंगे सॉल्यूट का अगर हमें कंसंट्रेशन निकालनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया दोबारा बता रही हूँ, ध्यान से सुनो, बिल्कुल अच्छे से कान लगा के, ठीक है। आपको क्या दिया गया है, सॉलिड दिया गया है। वो जो सॉल्यूट है ना आपको, वो सॉलिड दिया गया है और उसको आप मिक्स कर रहे हैं लिक्विड के अंदर, तो उस वक्त यहाँ पर हम मास परसेंटेज का इस्तेमाल करेंगे कंसंट्रेशन निकालने के लिए, ठीक है। और अगर नेक्स्ट केस आता है अब कि अगर हम लिक्विड सॉल्यूट कर रहे हैं डिज़ोल्व लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर, आगे बात समझ में, कि अगर हम लिक्विड को लिक्विड में डिज़ोल्व कर रहे हैं, तब हम वहाँ पर वॉल्यूम परसेंटेज का इस्तेमाल करेंगे। ये रहा वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, कंसंट्रेशन निकालनी है अगर हमें सॉल्यूशन की, तो हम क्या लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लेंगे, और वो किस में होगा, ml के अंदर होगा, मिलीलीटर्स के अंदर, और वो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं सॉल्यूशन की, ठीक है। तो फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसमें भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है कि आपको 50 ml अल्कोहल दे दिया गया है और उसको 150 ml वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया गया है। आपको सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो आपको 50 ml दे दिया गया, 150 ml, और फॉर्मूला जो है उसके अंदर रिक्वायरमेंट है सॉल्यूशन के वॉल्यूम की, तो आप इसको ऐड कर देंगे। ऐड कर दिया और इसको ले जाकर इसमें पुट कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 25% बाय वॉल्यूम, ठीक है। अभी जो साउंड होगी उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, ठीक। अब हम स्टार पॉइंट पढ़ने वाले हैं। तो देखो, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज़ एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज बाय मास और परसेंटेज बाय वेट, यानी कि इस तरीके से अगर होता है कि वो परसेंटेज बाय मास होती है, कंसंट्रेशन को अगर हम एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज बाय मास या परसेंटेज बाय वेट में, तो हम एक सिंबल डिनोट करते हैं उसके लिए, जिसका नाम है W/W, यानी कि वेट बाय वेट, ठीक है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट ये है कि व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज़ एक्सप्रेस्ड एज परसेंट बाय वॉल्यूम, अगर हम कंसंट्रेशन को परसेंट बाय वॉल्यूम से एक्सप्रेस कर रहे हैं, तब हम उसको V/V से डिनोट करते हैं, यानी कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से। बहुत स्टार पॉइंट वाली बात है ये, ध्यान रखनी है। ये न्यूमेरिकल्स ऐसे ही आते हैं। अब आता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। अ सॉल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर। एक ऐसा सॉल्यूशन तैयार करेंगे हम जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट हम डिज़ोल्व करें। कब तक, जब तक हम उसका टेम्परेचर राइज़ नहीं कर रहे हैं। बिना टेम्परेचर राइज़ करे जब तक उसकी क्वांटिटी, सॉल्यूट की क्वांटिटी डिज़ोल्व हो रही है, तब तक वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व एट टेम्परेचर,
एक फिक्स टेम्परेचर पर अब ज़्यादा सॉल्यूट जो है वो डिज़ोल्व नहीं हो सकता है, तो अब वो सॉल्यूशन क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया है उस टेम्परेचर के लिए। ठीक है, उस टेम्परेचर के लिए वो सॉल्यूशन क्या हो गया है, सैचुरेटेड हो गया है। और अनसैचुरेटेड क्या होता है, अभी हम उस टेम्परेचर पर हम और सॉल्यूट डिज़ोल्व कर सकते हैं और हम डिज़ोल्व कर रहे हैं। ठीक है, और फिर एक ऐसी स्टेट आएगी जब वो सैचुरेटेड हो जाएगा। आगे बात समझ में मेरी। नेक्स्ट आता है आपका इफ़ेक्ट ऑफ हीटिंग और कूलिंग ऑन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो क्या इफ़ेक्ट होता है हीट और कूल करने का। अगर हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, यानी कि अब उसके अंदर ज़्यादा सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो पा रहा है, तो हीट और कूल करने का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो देखो, अगर हमारे पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, हम उसको हायर टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो वो अनसैचुरेटेड हो जाता है वापस से, क्योंकि अब उसमें क्या है, दिस इज़ बिकॉज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इंक्रीजेज ऑन हीटिंग। हीट करने पर आपकी सॉल्युबिलिटी जो है सॉल्यूट की वो बढ़ जाती है। ठीक है, ये इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, अगर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन अवेलेबल है पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, अगर हम उसको कूल करते जाते हैं लोअर टेम्परेचर तक, तब सम ऑफ इट्स डिजॉल्व्ड सॉल्यूट विल सेपरेट आउट इन फॉर्म ऑफ सॉलिड क्रिस्टल। तब क्या होगा, कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या होंगे उससे अलग हो जाएंगे और सॉलिड क्रिस्टल की फॉर्म में अलग होंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिनोमिना जो आता है सॉल्युबिलिटी, यानी कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर इज नोन एज इट्स सॉल्युबिलिटी। उस सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी होगी, यानी कि कितना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्यूट अगर हम डिज़ोल्व कर पा रहे हैं 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, उसको हम उसकी सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, उस सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी बोलते हैं उस टेम्परेचर पर। आगे बात समझ में। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। देखो फर्स्ट पॉइंट ये है इसका कि जब कोई सब्सटेंस बन रहा है फिजिकल चेंज के द्वारा, जब कोई सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है फिजिकल चेंज के द्वारा, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन अ फिजिकल चेंज, उसको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन केमिकल चेंज, एक नया सब्सटेंस बन के आ रहा है। फिजिकल चेंज मैंने आपको ये बतलाया था, देखो जैसे मिक्सचर हो गया, मिक्सचर में हम कोई फिजिकल मतलब वो नहीं करना पड़ रहा है, हमें हीटिंग कूलिंग वगैरह कुछ नहीं करनी पड़ रही है उसकी नया सब्सटेंस बनाने के लिए, वो मिक्सिंग हो रही है सिर्फ, तो वो हो गया सिर्फ फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज में हम हीटिंग कूलिंग वगैरह सब चीज़ कर रहे थे, तो वो हो गया आपका केमिकल चेंज। ठीक है, ये टेम्प्ररी चेंज होता है, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, ये परमानेंट चेंज हो सकता है। ठीक है, ये वाला जो होता है परमानेंट चेंज होता है, इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते। ये रिवर्सिबल है और ये इरिवर्सिबल है। ठीक है, यानी ये रिवर्स किया जा सकता है और ये रिवर्स नहीं किया जा सकता। वेरी लिटिल हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और गिवन आउट, इसके अंदर मुश्किल से बहुत ही कम हीट या तो एब्जॉर्ब होती है या गिवन आउट यानी बाहर निकलती है, लेकिन इसमें अ लॉट ऑफ हीट, बहुत सारी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है और बाहर भी निकलती है। नेक्स्ट है मास ऑफ सब्सटेंस डज नॉट ऑल्टर इन अ फिजिकल चेंज, इसमें मास जो होता है सब्सटेंस का वो चेंज नहीं होता है, लेकिन इसमें केमिकल चेंज में आपका मास जो होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा टॉपिक। ठीक है, कुछ भी दिक्कत हो कमेंट कर देना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। शेयर करो ताकि और भी लोगों तक पहुँचे। ठीक है, और भी लोग इसे अच्छे से समझ पाएँ, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं बहुत अच्छे से समझा पाऊँ। और अगर आपको कुछ कमी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बाय।